फाइन। तो देखो आज क्लास में एज यूजुअल हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे एडिटोरियल्स में। थोड़ा क्रोनोलॉजी समझेंगे दिल्ली के बारे में। देखो ना, दिल्ली हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में रहता है और इस समय बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये कंट्रोवर्सी में है। और जानते हो कल ही पार्लियामेंट में इंडियन होम मिनिस्टर ने बिल को प्रेजेंट किया है। बिल प्रेजेंट करने से पहले वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में था, क्योंकि उस समय सेशन नहीं चल रहा था, तो ऑर्डिनेंस में आया था, ऑर्डिनेंस को लेके आया था और अभी पार्लियामेंट में उस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है। तो समझेंगे कि आखिर डस्ट नेवर सेटल डाउन। आखिर डस्ट एक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा कहावत है कि डस्ट नेवर सेटल डाउन, यानी कि जो दिल्ली में जो मामला है चीफ मिनिस्टर वर्सेस एलजी का, वो सुलझने का नाम ही नहीं लेता है। तो एक पूरा हिस्ट्री देखेंगे, इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक दिल्ली का हिस्ट्री देखेंगे। बात समझे। 274 में जानेंगे हम लोग कि अब श्रीलंका और इंडिया दोनों के बीच में बातचीत चला है। विक्रम सिंघे जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, वो आए इंडिया, दोनों के बीच में बातचीत चला। ठीक है। तो जो लेगेसी इशू है वो है सुनील, किसने किया? पकड़ो तो अभी बाहर कौन था बच्चा, देखो जरा। हाँ, और लेगेसी इशू देखो, इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो लेगेसी इशू रहा है, जैसे बहुत सारा लेगेसी इशू रहा है जो इरिटेंट्स है। लेगेसी इशू का मतलब ही इरिटेंट्स। अब देखो हमारा जो मछुआरा है जो श्रीलंकन वाटर में चला जाता है, तो बहुत सारे फिशरमैन को पकड़ लेता है ये लोग, श्रीलंकन नेवी। और श्रीलंका में हमारे टामिल्स भाई लोग भी बहुत रहते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न प्रोविंस और ईस्टर्न प्रोविंस देखोगी तो वहाँ पे टामिल्स लोग रहते हैं। तो उसी के लिए एक श्रीलंका के जो संविधान में एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 13, और वो आर्टिकल 13 श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया था ताकि टामिल्स को राइट्स मिल सके। तो उसमें बात है कि टामिल्स को पावर डेलीगेशन करने का बात है, वहाँ ट्रू सेंस से अभी तक दिया नहीं है। तो इंडिया वो चीज़ याद दिलाता था, समझे। और दूसरी बात है कि ये श्रीलंका हमें फिशरमैन के बारे में बताता था कि आपका जो फिशरमैन है वो हमारे श्रीलंकन टेरिटोरी में आ रहा है, श्रीलंकन वाटर टेरिटोरी में आ रहा है। तो ये सब इरिटेंट्स है। इस बार जब दोनों का मिलाप हुआ, इस बार जो इंडिया में आए थे, तो लेगेसी इशू पे बिल्कुल बात नहीं हुआ है। तो ये एक मैच्योर रिलेशनशिप दिखता है स्टूडेंट, कि हम पहले का जो भी इरिटेंट्स है, पहले का जो भी हमारा मतभेद है, वो सब चीज़ को भूल के एक नया रास्ता में जा रहे हैं। ये अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। देखो मोदी जी जब गए थे US में, तो सब भूल गए ना मतभेद, सब पुराना जो मतभेद है सब भूल गए थे और एक नया कॉपरेशन किए हैं। सही बात है कि नहीं है? ऑन सिमिलर लाइन ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए लिखा गया कि लेगेसी इश्यूज़ को असाइड कर दिया गया है और इंडिया और श्रीलंका दोनों ही एक दूसरे को अभी चाहिए। इंडिया एंड श्रीलंका रिक्वायर ईच अदर, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पूरा जियो पॉलिटिक्स, जानते हो ना, श्रीलंका में हैवी इन्वेस्टमेंट है चाइना का, लगभग 10 और 15 साल से हैवी कैप्चर किया है, बहुत सारा पोर्ट को बना लिया, सब वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स बन गया है वो, यानी कि ट्रैफिक वहाँ पे क्रिएट ही नहीं होता है, सब एक तरह गोडाउंस के रूप में बन गया है। और एक का स्थिति इतना बुरा हुआ कि हम्बनटोटा को 99 ईयर्स के लीज में देना पड़ा श्रीलंका को। तो बहुत किरकिरी हुआ उस गवर्नमेंट का, महिंदा पक्ष का। बात समझे। तो और भी मामला इस चीज़ में समझने का प्रयास करेंगे। 275 देखो, इजराइल मिडिल ईस्ट में आता है। हाँ, तुम लोग कई बार जा चुके हो बच्चे लोग, तुम लोग दिखाने के लिए ना, है कि नहीं? बताओ तो, कई बार तुम लोग, मैं भी विजिट कर चुके हो, बहुत छोटा स्टेट है और इसका मैं एक हिस्ट्री भी बता चुका हूँ तुम लोग को, वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर कैसे बना है ये, सो ऑन। अब समझो इस बात को कि इजराइल कितना इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न एशिया मात्र यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बाकी सब जगह डिक्टेटर है। देखो सऊदी अरब से ईरान, इराक, सब में डिक्टेटर ही है। तो ये जो डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स था वो भी खो रहा है, क्योंकि जानते हो कि संविधान में संशोधन करने का बात है, यहाँ पे जुडिशरी जिस तरह अपॉइंट होता है उसमें भी चेंजेस करने का बात था, है ना। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। इजराइल अपनी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। तो मामला क्या है वो समझेंगे। एंड लास्ट वन 276 कि राजस्थान गिग वर्कर बिल तुम्हारा एक सही स्टेप है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए। खाली बिल लाना ही बड़ी बात नहीं, बिल को एक्ट बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उसको कैसे हम ग्राउंड लेवल तक पहुंचाए, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, समझे। तो इसमें देखो बहुत कुछ समझने वाले हो कि गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है, कितना जनसंख्या है,
बाकी स्टेट क्या काम कर रहा है, सेंटर किस हिसाब से देख रही है इस चीज़ को। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सभी स्टूडेंट्स। आगे देखो 273 GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। समझ गए, ये हिंदू पेपर में आया था 25 जुलाई को स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं, हाँ मामला है क्या। हाँ तो 69th अमेंडमेंट ये जो है, यही तो तुम्हें स्पेशल पावर दिया है एनसीटी को, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को स्पेशल पावर इसी ने दिया है, समझे। ये 1991 में संविधान में संशोधन किया गया था, ये 69th संशोधन है स्टूडेंट। यहाँ से एक स्टेटस मिला कि अब डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है वहाँ पे, यानी कि सरकार जैसे स्टेट में होता है ना, उस तरह वहाँ पे भी चुन के आ सकता है और एक अपना ही लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, समझे। तो ये बात है, इसके लिए एक आर्टिकल है संविधान में जोड़ा गया है, आर्टिकल 239AA, ठीक है। और उसमें यदि सब सेक्शन देखोगे तो आर्टिकल 239AA का जो 4 क्लॉज है उसमें देखोगे तो इसमें कहा गया है कि एलजी जो अपना काम करेगा वो ऐसे काम नहीं कर सकता है, समझे। वो काम करेगा एड और एडवाइस से, जैसे कि बाकी अन्य स्टेट में होते हैं, तो एड और एडवाइस से ही करना है स्टूडेंट। हाँ 3 चीज़ है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि एलजी को फॉलो करना है, बट ये छोड़ के सभी जगह पे फॉलो करना होता है, समझे। कैबिनेट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम जो टीम है उसके एड और एडवाइस से एलजी को एग्जीक्यूट करना चाहिए, समझ गए ना। तो ये मामला है। हाँ कोई भी डिफरेंस हो गया, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस एलजी और उसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम के बीच में, तो उस समय वो मैटर को प्रेसिडेंट को रिफ़र किया जा सकता है। मैं इससे रिलेटेड भी तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि कोई भी एनीथिंग डजंट मीन एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज़ ही होगा, है ना। यदि वो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, लैंड है, तो इससे रिलेटेड कोई मामला है तो आप प्रेसिडेंट को रिफ़र करो। बट जो चुन के आया है सरकार दिल्ली में और उसका हर एक मैटर ही तुम प्रेसिडेंट को भेजोगे, या हर एक मैटर पर ही यदि एलजी का कंट्रोल रहेगा तो फिर ऑटोनॉमी रहा क्यों, फिर ऑटोनॉमी कैसे बहाल हो पाएगा दिल्ली का। बात समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा एक क्रोनोलॉजी समझो, हिस्ट्री समझो। आगे देखो तो एक हिस्ट्री समझते हैं। जब संविधान आया तो उस समय 4 टाइप के स्टेट्स थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। बढ़िया से पता होगा, तुम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तुम लोग, मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को। जब भारत आज़ाद हुआ था बताए थे ना, इसमें हिस्ट्री में भी था। हाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट के लास्ट में भी था, ये खत्म होने के बाद 1947 पार्ट ए, पार्ट बी था कि नहीं था, वही है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए और पार्ट बी तुम्हारा फुल फ्लेज स्टेट होगा, और पार्ट सी और पार्ट डी तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट, वही ये होगा तुम्हारा यूटी टाइप का। उस समय यूटी नहीं बोला जाता था, यूटी टाइप का। जिसमें तुम्हारा जो होंगे चीफ कमिश्नर्स होंगे, चीफ कमिश्नर अपॉइंट करके भेजे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए सी और डी के लिए। और दिल्ली को किस में चुना गया था स्टूडेंट, दिल्ली को पार्ट सी में रखा गया था। मगर ये पार्ट सी और पार्ट डी में कोई तुम्हारा इलेक्टेड असेंबली नहीं होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, तो यानी कि दिल्ली के पास पक्का नहीं होगा उस समय। तो दिल्ली क्या था, दिल्ली किसका हिस्सा था, पार्ट सी का हिस्सा था। और दिल्ली को जो रूल कर रहा था स्टूडेंट, ठीक है, तो उस समय के जो चीफ कमिश्नर थे, क्योंकि सी में आएगा तो चीफ कमिश्नर होगा रेस्पेक्टिवली, बात समझे। तो दिल्ली इनिशियली पार्ट सी के अंदर रखा गया उसको। और उस समय दिल्ली का पॉपुलेशन कितना था, 14 लाख। यानी कि 1951 के सेंसस के हिसाब से देखोगे तो दिल्ली का पॉपुलेशन कितना था, 14 लाख था। हाँ तो 1951 में फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया, पहले नहीं था स्टूडेंट, अब बनाया, दिल्ली के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, 1951 में बनाया जा रहा है, बात समझो। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, यानी कि विधानसभा बनाया गया। और जो फर्स्ट जो चुन के आए चीफ मिनिस्टर, उनका नाम था चौधरी ब्रह्म प्रकाश। 51 में इलेक्शन हुआ, अब 52 में ये चुन के आए, समझ गए ना। क्योंकि जानते हो जनरल इलेक्शन तुम्हारा संविधान लागू होने के बाद ही हुआ है, समझ गए ना। तो 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश बन के आए। मैं इनका फाइट क्या, अभी सेम जो फाइट हो रहा है एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में फाइट हो रहा था ना, तो सिमिलरली वहाँ पे भी वैसे ही हो रहा था कि बहुत ही स्टैंड अप रहा, बहुत ही डिस्प्यूट रहा चीफ कमिश्नर के साथ शुरू में इनका, इस चीफ मिनिस्टर का। और उसके बाद तुम्हारा जो उस समय के तत्कालीन यूनियन होम मिनिस्टर थे वल्लभ पंत, उनके साथ भी बहुत रहा रिगार्डिंग योर फंक्शनल ऑटोनॉमी, कैसे कौन सा डिपार्टमेंट हमारा आएगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपका आएगा। देखते हो ना अभी भी प्रॉब्लम होता है ना। तो इस चीज़ के लेके ना इन्होंने फाइनली 1955 में रेजिग्नेशन दे दिया फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ने,
बात समझे, ये दिल्ली का क्रोनोलॉजी है स्टूडेंट, समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग फेज है दिल्ली का। आगे देखो उसके बाद क्या हुआ। 1956 जानते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसके आधार पे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स को डिवाइड किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसको डिवाइड किया गया है। तो उस समय देखो पूरा इंडिया को दो भाग में तोड़ दिया गया। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब स्टेट होगा या फिर यूनियन टेरिटोरीज होगा, समझ गए ना, या तो स्टेट्स होगा यूनियन, और दिल्ली को यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया और कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो प्रेसिडेंट चुनेगा। तो यानी एलजी वाला चीज़, और जो दिल्ली जो इंजॉय कर रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली, वो चीज़ खत्म कर दिया। ये 56 में हुआ बच्चा लोग, समझ रहा है ना। तो अब ऐसे ही चला। फिर 10 साल बाद देखो, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1966 में 10 साल बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आया तुम्हारा कि नो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के आधार पे इसको तय करना चाहिए। जानते हैं ना मेट्रोपॉलिटन काउंसिल मतलब वहाँ पे भी चुनने का अधिकार हो, जैसे म्यूनिसिपैलिटी में अभी चुनने का अधिकार होता है ना, तो इस तरह उसको मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के रूप में उसको बनाया गया। तो यानी कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वहाँ पे भी। तो 56 तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर है और 5 तुम्हारा नॉमिनेटेड मेंबर, ऐसा ही होता है, समझे। और ये स्ट्रक्चर काफ़ी दिन तक चला है। फाइनली बालकृष्ण कमेटी बना था 1987 में, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि नो दिल्ली इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है, तो दिल्ली के लिए व्यवस्था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो फाइनली बालकृष्ण कमेटी के वजह से ही स्टूडेंट तुम्हारा 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, जिसके वजह से तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी पास हुआ है। अब देखो फिर से आ जाएगा ना विधानसभा, फिर से। तो इस तरह क्रोनोलॉजी रहा। सुनो विधानसभा खत्म हो गया, फिर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया गया, समझे ना, यानी कि फुल फ्लेज लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। फिर तुम्हारा जाके बालकृष्ण कमेटी ने सजेशन दिया कि नो स्टेट, ये दिल्ली जो है वो अलग स्ट्रक्चर डिजर्व करता है क्योंकि कैपिटल है ये। एंड फाइनली 69th अमेंडमेंट हुआ 1991 में, जिसके आधार पे आर्टिकल 239 AA को इंसर्ट किया गया उसके अंदर, और दिल्ली को एक स्पेशल पावर मिला कि वहाँ का असेंबली होगा। बात समझे, जबकि असेंबली वाला चीज़ बहुत पहले भी इंजॉय कर रहा था 1951 में वो। आगे देखो स्टूडेंट, अब मामला हर समय ही मामला फंसता था एलजी और उसको लेके इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। तो 2008 में भी गया था, और जो संवैधानिक बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, इसने बहुत कड़क फैसला सुनाया था, और ये तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुनाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एलजी के अगेंस्ट सुनाया था। एलजी पूरा कंट्रोल करेगा ना एलजी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था, और उसमें कहा था कि जो गवर्नर है दिल्ली का, यानी कि जो एलजी है दिल्ली का, वो उसको एड और एडवाइस के साथ ही चलना होगा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि भाई चुन के आया है वो। जब चुन के आया है डेमोक्रेसी में, जब उसका ही बात नहीं माना जाए तो किसका बात माना जाए फिर, है कि नहीं बताओ। तो इसलिए ये टिटुलर हेड है, मतलब नाम के लिए हेड है ये, समझे। डिफैक्टो अथॉरिटी नहीं है, डिजोरी अथॉरिटी है, कहने का मतलब ये हुआ, समझे। हाँ, बट 3 चीज़ आपके पास है एज पर द लॉ। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, उसमें एलजी अपना फैसला ले सकता है, और उससे रिलेटेड मैटर है तो प्रेसिडेंट को भेज सकता है। मगर बाकी मैटर पे एलजी को बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करना चाहिए। नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, कोई फैसला लेना है तो एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एड एडवाइस सीएम के हिसाब से होता है। सही बात है ना, क्योंकि उसको पब्लिक मैंडेट मिला है स्टूडेंट, है ना, उसको मेजोरिटी ऑफ वोट मिला है, जो चुन के आया है जनता से, और उसका आप बात नहीं मान रहे हो तो लोकतंत्र का तो हत्या हो जाएगा इससे में। तो ये एक तरह से लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2018 में, ठीक है। उस समय वही तब से ही चला कि डस्ट नेवर सेटल डाउन। डस्ट ऐसा है कि सेटल डाउन होने का नाम ही शुरू से ही देख रहे हो ना, क्या क्या हुआ, पहला ही चीफ मिनिस्टर के साथ स्टैंड अप हो गया था, और ये चीज़ अभी तक स्टिल मेंटेन है। आगे देखो, अब देखो, अब 2018 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने 2021 में एक अमेंडमेंट किया, वही जीएनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, क्योंकि 1991 में बना था ना वो एक्ट, उसी को नलीफाई करने के लिए बना। अब देखो ये कितना खतरनाक है, इसमें कहा कि गवर्नमेंट का मतलब एलजी, गवर्नमेंट का मतलब ही एलजी होता है, सरकार का मतलब केवल एलजी है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय सीएम ऑफ दिल्ली नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही है। और इसमें देखो क्या बोला गया है कि एलजी है जो अपॉर्चुनिटी देता है कि उसके बिहाफ में पावर एक्साइज करे एज पर द आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आर्टिकल 239 AA तुम्हारा दिल्ली के लिए बना है, और उसका क्लॉज 4 देखोगे तो कहने का मतलब क्या कि उस क्लॉज में है कि एलजी सबसे हेड है, तो उसी चीज़ को इन्वोक किया इसने। अब बोला कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगा उसको एलजी का ओपिनियन लेना होगा, चाहे कोई भी लॉ हो, कोई भी लॉ से रिलेटेड हो। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो जजमेंट था उसमें बोला ना कि 3 चीज़ छोड़ के इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही बात मानो, उस चीज़ को नलीफाई किया ना यहाँ पे, ठीक है। देखो उसके बाद बोला कि जो असेंबली चलेगा विधानसभा जो दिल्ली का,
वो भी जो रूल्स और रेगुलेशन होगा या कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा उसके आधार पर चलना चाहिए। तो एक तरह से आपने सबऑर्डिनेट कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली को भी। तो इस तरह का तुम्हारा एक्ट पास हुआ था 2021 में। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, बड़ा है, समझना होगा तुम लोग को बहुत अच्छे से। अब जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन May 2023 गेव पावर्स टू एनसीटी अबाउट सर्विसेज। अब एक मुद्दा, ये मुद्दा फंसा ना कि जो IAS होंगे, IPS होंगे, जो सर्विस में बहाल होंगे, उसका क्या होगा फिर, उसका क्या होगा? क्योंकि बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट बोले थी कि IAS है, IPS है तो हमारा अधिकार होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस करना है पावर को, तो कैसे बैलेंस करे? अब दिल्ली में गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यदि उसका कंट्रोल नहीं रहेगा IAS IPS के ऊपर, पब्लिक सर्विस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो फिर कैसे चलाएगा वो सरकार अपना? फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएगा? तो इसलिए कैटेगरिकली इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली को फेवर किया, बोला कि देखो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो भी लैंड वाला है उससे रिलेटेड सर्विस है, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो LG अपना तय करे। मैं यदि वो छोड़ के बाकी यदि सर्विस से रिलेटेड है तो उसमें तो अभी भी टेन्योर क्या होगा, ठीक है, टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे सिविल सर्वेंट के लिए, तो उसमें स्टेट भी, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी कर सकता है। बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि ये मामला फिर फंसा, वही डस्ट नेवर सेटल डाउन। तो ये मामला ऊपर में गया, तो ऊपर में कैटेगरी, क्योंकि ओवरटर्न कर रहा था ना जो तुम्हारा ये सरकार है, गवर्नमेंट है, LG है, LG मतलब इंडियन गवर्नमेंट बोला था कि जितना भी IAS IPS का जो कैडर होगा, सर्विस होगा, टेन्योर होगा, टर्म्स और कंडीशन होंगे IAS IPS के, ये LG फिक्स करेगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, लैंड से रिलेटेड सर्विस है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड सर्विस है, और ये तुम्हारा थर्ड वाला उससे रिलेटेड तीन ही मैटर है ना, तो वो आप कर सकता है, LG कर सकता है। बट इससे रिलेटेड यदि कोई भी सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो दिल्ली वहाँ पे सर्विस कर सकता है, IAS IPS का वो कर सकता है, वो टेन्योर फिक्स, उसका टेन्योर देख सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो बहुत बड़ा जजमेंट है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, यही सब चीज़ बताया गया यहाँ पे, समझे? आगे देखो, तो LG विल हैव फाइनल से। अब देखो, अब ये जो आया है बच्चा लोग अभी पार्लियामेंट में, पहले ऑर्डिनेंस बना, अब पार्लियामेंट, तो ये इसी सुप्रीम कोर्ट का इसी चीज़ को नलीफाई करने के लिए आया है। होप से समझ में आ गया होगा कि है क्या, ये बिल है क्या, कि ये जो सर्विस है, टर्म्स और कंडीशन, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, अब पूरा वही करेगा। तो देखो यही मामला है। अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए सेंटर ने फर्स्ट टाइम नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी बना दिया, जहाँ पे इसके 3 मेंबर होंगे। बढ़िया समझना, NSSSA बना दिया, समझे, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसमें 3 मेंबर होंगे, एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली का भी होगा अरविंद केजरीवाल, और 2 जो मेंबर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुना होगा। तो ये 2-1 से जीतना चाहता और कुछ नहीं, समझे ना। एक चीफ सेक्रेटरी होगा, समझे, एक चीफ सेक्रेटरी होगा और एक तुम्हारा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होगा दिल्ली का। तो ये दोनों तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लाइन लेगा। अब किसी भी, मान लो किसी भी IAS को ट्रांसफ़र करना होगा, किसी भी IAS का टर्म्स और कंडीशन जानना होगा, तो यही कमेटी तय करेगा। इस कमेटी में 2-1 हो गया, यानी कि दोनों ही अपॉइंटेड, तो जीत जाएगा ना। तो ये मामला ये है। अब इस चीज़ को लेके ना, अब देखो वही बोला कि अथॉरिटी विल डायरेक्ट ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस मैटर। विजिलेंस मैटर मतलब करप्शन से रिलेटेड जो मैटर्स है, ऑफिसर कहाँ भेजे, तो ये कमेटी डिसाइड करेगा, समझ गया ना। वही ग्रुप A ऑफिसर समझते हो, IAS IPS को बोला जाता है। अब ये मामला फंस गया, ये संवैधानिक मामला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को, पहले तो ऑर्डिनेंस ही था ना, अब तो बिल है, तो अभी इस ऑर्डिनेंस को कहा है कि लार्जर बेंच को देना पड़ेगा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए। जानते हो क्योंकि मामला बड़ा है, तो इसलिए इट विल बी द थर्ड सच 5 मेंबर बेंच। अब ये फिर 5 मेंबर बेंच इसको एग्जामिन करेगा कि ये जो अभी दिल्ली जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस लेके आई है, ये सही है कि नहीं सही है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए रेफर कर दिया यहाँ पे। बट मीनवाइल पार्लियामेंट में आ गया है, अब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है इधर से कंट्राडिक्ट करना, अनलेस वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे। यदि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर दिया तब तो फिर नलीफाई कर देगा ये। आखिर पावर कहाँ से मिला है सेंटर को, बड़ी बात है ना, आखिर सेंटर को पावर कहाँ से मिला ये सब चीज़ करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाउज 7, समझे, क्लाउज 7 ऑफ आर्टिकल 239AA। देखो इस क्लाउज में बहुत खतरनाक दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरराइडिंग पावर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, इस चीज़ को है ना कैरी करती है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 239AA, तो उस लॉ कोई नया भी डालती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा उसको। बात समझ में आया, लीगलिटी समझ में आ रहा है तुम लोग को। यानी कि आर्टिकल 239AA में एक सब क्लॉज है, 7 क्लॉज है, उसके आधार पर ये बोला गया है कि कोई भी इससे रिलेटेड और लॉ लाया जाएगा तो उसको संवैधानिक
संशोधन नहीं माना जाएगा। मिल गया पावर। यही सब क्लॉज के बारे में ही कल यूनियन होम मिनिस्टर बोल रहा था वहाँ पे पार्लियामेंट में। बात समझ में आ गया ना। और ये क्योंकि अब फिर ये चीज़ चेक होगा, और फिर ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि अब इसका लीगलिटी, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक होगा बेंच में, समझ गए ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है स्टूडेंट कि आखिर दिल्ली को भी तो गवर्नेंस करना है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए या पार्लियामेंट को चाहिए कि प्रॉपर डिमार्केशन हो सर्विस का, कि एलजी के अंदर कितना कुछ आएगा और इसके अंदर कुछ कितना कुछ आएगा। यदि डस्ट नेवर सेटल डाउन हो तो इससे प्रॉब्लम जो होगा दिल्ली गवर्नेंस को ही होने वाला है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टीका टिप्पणी किया है स्टूडेंट, 3 बेंच ने जो ऑर्डिनेंस देख रहा था, क्योंकि अब उस बेंच को 5 मेंबर बेंच को भेजा जाएगा। मैं जब ऑर्डिनेंस को चेक कर रहा था शुरू में तो उसने बोला कि ये तो 4th सब्जेक्ट ले आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट है ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंट्रोल लिस्ट है, और इस हिसाब से लाना कि स्टेट सिविल सर्वेंट का ट्रांसफ़र करने के लिए एक अलग जो व्यवस्था लेके आया है, जिसमें ये भी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा और 2 ये भी होगा। तो ये बोला कि ये तो 4th सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऐसा होता है क्या? तो ये सवाल है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक होगा लार्जर बेंच से। अब पहले पास होने दो, फिर जाएगा, शिकायत जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो इस ऑर्डिनेंस को और बिल को एक ही साथ देखा जाएगा वहाँ पे। आखिर ऑर्डिनेंस है तो वही बिल ही में कन्वर्ट हो रहा है, वो मतलब एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। मामला समझ में आ गया ना। तो ये है तुम्हारा दिल्ली का कहानी। चलो आगे बढ़ो। 274 देखो, लेगेसी इशू को साइड रख दिया गया और इंडिया और श्रीलंका दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा न्यूज़ है। इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, हाँ, हिंदू पेपर में आया था 25 जुलाई 2023 को। तो देखो मामला क्या है। श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया रिसेंटली आए थे और दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है, और एक दूसरे को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया कि यस, इंडिया और श्रीलंका इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहेगा, है ना, और इस चीज़ को लेके बातचीत हुआ वहाँ पे, है ना, प्रेस हुए, और जो स्टेटमेंट जो थीम था, स्टेटमेंट जो था दोनों का मिलन का, प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी, हमें कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रॉस्पेरिटी को कैटलाइज करना है, और इंडिया श्रीलंका के इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन पे हमें काम करना है। यानी कि दोनों कंट्री एक दूसरे से आ रहे हैं, ये तुम्हारा विजन है, बोलते हैं स्टेटमेंट। कभी भी मिलन होता है, कभी भी बैठक होता है तो एक स्टेटमेंट दिया, जैसे G20 का भी अपना होगा ना, एक टैग लाइन दिया जाता है, समझे। तो देखो प्रेसिडेंट विक्रम सिंघा फर्स्ट विजिट है इनका, जब से श्रीलंका कियोस में गया है। जानते हो श्रीलंका में बुरा स्थिति आ गया था, पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, उस चीज़ को बेल आउट करने के लिए IMF ने बहुत सारा पैसा भी दिया उसको अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसके बाद कियोस के बाद पहली बार ये भारत आया है। और देखो ना, भारत ने कियोस के टाइम में लगभग तुम्हारा 3.8 प्रिसाइजली कहूँ या लगभग कह दो तो 4 बिलियन का एड भी प्रोवाइड किया था। तो वो चीज़ इसने याद दिलाया है कि इंडिया ने हमें मदद किया है बहुत ही क्रूशियल टाइम में। और गेटिंग में समझ रहे हो ना, तो हमारा ध्यान रहेगा स्टूडेंट ट्रेड पे, इकोनॉमिक रिलेशन पे, और लेगेसी इशू जितना ही पुराना मामला है जो इरिटेंट्स है उस चीज़ को हम भूल जाएंगे। और ना ही इंडिया ने खोदा वो चीज़, इंडिया ना ही तमिल्स का इशू उठाया उसमें, जब दोनों का मिलन हो रहा था, तो ना ही लेगेसी इशू इंडिया ने ना खोदा तुम्हारा तमिल्स का इशू, ना उसने फिशरमैन का इशू खोदा है। तो हम कहेंगे कि दोनों ने सीख लिया, एक मैच्योर रिलेशन का ये तैयारी है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो इंडिया और श्रीलंका जहाँ तक बात किया जाए तो हमारा तो एक सिविलाइजेशनल टाइज है, नहीं, राजा चोला, देखो पहले से हिस्ट्री है। देखो बुद्धा वहाँ पे है, बुद्धिज़्म है, शुरू से रहा है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, बहुत सारे लोग माइग्रेट किए हैं, बसे हैं, है ना, आइडियाज़, फेथ, एक दूसरे को बिलीव है। देखो बुद्धिज़्म वहाँ प्रमोट हुआ कि नहीं, हमारे तमिल्स भाई लोग हैं, ये तो कंट्री बहुत ही इंटर रिलेटेड है, समझे। हम कह सकते हैं कि इंडिया का एक्सटेंशन है वो, जैसे नेपाल भी इंडिया का एक्सटेंशन है, बांग्लादेश भी इंडिया का एक्सटेंशन है, तो सिमिलर श्रीलंका भी ऐसे कुछ स्थिति है। तो आगे देखो स्टूडेंट, अब ये फिगर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हाँ, इसमें कोलंबो पोर्ट देखो, कोलंबो पोर्ट बनाया ना उसने श्रीलंका ने। ये भी तुम्हारा लगभग वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट ही हो गया। वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट मतलब बना तो दिया बड़ा पोर्ट, वो वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है, सब गोडाउंस में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को लेके भी दिक्कत था श्रीलंकन को। और जब कियोस हुआ, जब राइट्स हुआ, जब हुआ ना, पूरा दंगा टाइप का स्थिति बना श्रीलंका में, जब पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। और दूसरा देखो तिनकोमली पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एंड कनकेस्थान थुराई पोर्ट, ये तुम्हारा जफना एरिया में। जफना एरिया तुम्हारा जहाँ पे नॉर्दर्न, बच्चे लोग वहाँ पे ध्यान दो, नॉर्दर्न जो प्रोविंस है वो जफना रीजन है। जफना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे तमिल्स लोग रहते हैं।
तो ये देखते हो ना कनकेस्थानी थुराई पोर्ट, ये तुम्हारा जाफना रीजन का है, ठीक है, श्रीलंका का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि श्रीलंका अप्रिशिएट करता है जो भारत ने सॉलिडरिटी दिखाया, जो भारत ने यूनिटी दिखाया और भारत ने कैसे हमें मदद किया है, ठीक है, तो हम ये नहीं भूल पाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और इंडिया का जितना ग्रोथ हो उतना बेटर है इंडियन ओशन रीजन में। तो ये श्रीलंका का वक्तव्य है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये वक्तव्य है, समझे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि श्रीलंका रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है। सागर फ्रेमवर्क के अंतर्गत भी श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। सागर जानते हो ना, कॉपरेशन, इंडियन ओशन में कॉपरेशन जो है तुम्हारा वाटर्स में, सीज में जो कॉपरेशन है वो सागर प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें भी श्रीलंका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक कड़ी है, ठीक है। और हमारा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है दोनों का इंटर रिलेटेड है, क्योंकि उस कंट्री में भी कुछ दिक्कत होगा तो हमको भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होगा, इसको भी दिक्कत होगा। तो चाहता है कि श्रीलंका को वो साथ के रखे। जानते हो जिस हिसाब से फोड़े, जिस हिसाब से चाइना पैसिफिक में, इंडियन रीजन में जिस हिसाब से है ना अपना फोड़े जमा रहा है, अपना स्प्रेड कर रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया सब। नागापट्टिनम जो हमारा तमिलनाडु का एरिया है, समझिए। और केसनथुराई, ये जो केसनथुराई जो है वो जाफना एरिया में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। रामेश्वरम जानते हो हमारा सबसे टिपिंग पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है। और इधर तुम्हारा क्या है, तलाई मनार। अब ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि इस बार जो रिलेशन हुआ, बातचीत हुआ, इसमें कहा गया कि फेरी सर्विस स्टार्ट किया जाएगा। फेरी सर्विस जानते हो ना, नाव वाला सर्विस, ताकि आदमी एक जगह से दूसरा जगह जा सके, फेरी सर्विस। तो नागापट्टिनम से कनकेसनथुराई में फेरी सर्विस चलेगा। और सिमिलर लाइन रामेश्वरम से तुम्हारा तलाई मनार में भी फेरी सर्विस चलेगा। तो ये बैठक में बात हुआ है। देखो श्रीलंका का स्थिति अभी भी खराब ही है, अभी भी पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस तो निकल नहीं पाया, अभी भी एसेंशियल गुड्स के लिए, लेकिन रोज़मर्रा का जो चीज़ है उसके लिए अभी भी किल्लत है उस कंट्री में। हाँ देखो इंडिया ने गजब काम किया कि नहीं किया बताओ, लगभग 4 बिलियन तुम्हारा हेल्प किया है। तो इससे दिखता है कि यस इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है श्रीलंका, और इंडिया और श्रीलंका का टाइस अच्छा हो रहा है, जबकि इससे पहले बहुत इस रिलेशन खराब था। क्यों? क्योंकि 10-15 साल तो पूरा चाइना के इन्फ्लुएंस में रहा श्रीलंका। उस लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका, कि श्रीलंका को जितना नज़दीक रखेंगे उतना ही हम अपने इंडियन ओशन में सुरक्षा वो प्रदान कर सकेंगे, सिक्योरिटी हमारा मजबूत हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो यहाँ पे देखो, तो अब क्या क्या चीज़ देखो, लगातार हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर लगातार रूपी ये डील कर रहे हैं, यूपीआई वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, और हमारा अब करेंसी भी वहाँ पे एज अ ट्रेड के रूप में काम कर सकता है। तो देखो ना बैक टू बैक काम हो रहा है। इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत हुआ था, कल डे टू डे करंट अफेयर्स में बताए थे, है ना। यूएई के साथ हो ही चुका है, इंडोनेशिया, अब बहुत सारा ऐसे कंट्री के साथ बात हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट है कि हमारा विजन है 5 एरिया पे, यानी कि दोनों मिलकर 5 एरिया पे फोकस करेगा। वो एरिया क्या होगा? मैरीटाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा रिवर से सी से गिरा हुआ है, ओशन से गिरा हुआ है। एयर है ना, एयर डिफेंस पे काम होगा। एनर्जी, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, क्योंकि देखो टूरिज्म जाना, श्रीलंका टूरिज्म के लिए जाना जाता है ना। ये अलग बात है कोविड के बाद टूरिज्म खत्म हो गया, श्रीलंका टी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये अलग बात है कि अब वहाँ पे आतंकवादी हमला भी हुआ था, जानते हो श्रीलंका में आतंकवादी हमला हुआ था, वही बम्पर अटैक हुआ था, सुसाइड वाला बम्पर था वो, तो उसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म घटा है कोविड की वजह से, और तुम्हारा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी वजह से वो टूरिज्म बहुत घटा है। वहाँ फिर भी पोटेंशियल लगता है, श्रीलंका वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बीच है ना, इंडिया से भी बेस्ट बीच है वहाँ पे, बात समझे। तो यहाँ पे देखो न्यू इन्वेस्टमेंट आएगा वही मेरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी में, है ना। एंड विल इन्वॉल्व डेवलपिंग पोर्ट, देखो इंडिया डेवलप करेगा, तुम्हारा एयरपोर्ट डेवलप करेगा श्रीलंका में, समझे। जैसे कि मैंने कहा है तुम लोग को कि तमिलनाडु और श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस है जहाँ पे तमिल्स भाई लोग रहते हैं, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा, नेटवर्क कनेक्ट किया जाएगा। बहुत ही वही फ्लाइट नेटवर्क, यानी कि एयर का कनेक्टिविटी किया जाएगा वहाँ पे, क्योंकि तमिल्स भाई लोग रहते हैं ना, ये लोग चाहेंगे एक दूसरे से मिलना, बात समझ गए ना। इंडिया देखो, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी भी वहाँ पे डेवलप करेगा, चाहे विंड के फॉर्म में हो चाहे सोलर के फॉर्म में, वहाँ पे देखते जाओ अच्छे से। MOU साइन हुआ है दोनों के बीच में कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम है, देखो यूपीआई तो ग्लोबल अक्लेम है, पूरा दुनिया में ही यूपीआई को लेके एक है मैसेज कि इंडिया ने कुछ करके दिखाया है यूपीआई के लेवल, क्योंकि इतना जल्दी से ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो बड़ा बड़ा डेवलप कंट्री भी हमारे चीज़ को, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ना वो एमुलेट करना चाहता है, वो कॉपी करना चाहता है। तो देखो इसका एक रिजल्ट देखो कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट श्रीलंका में भी होगा, और इंडियन रुपी वहाँ पे एज अ करेंसी फॉर ट्रेड स्वीकार किया जाएगा। बहुत बड़ा जीत है कि नहीं है बताओ?
है ना। तो ये कहने का मतलब ये जो हुआ है, बैठक हुआ है, जॉइंट जो मीटिंग हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेस्ट है। दोनों कंट्री एक्सप्लोर करेंगे अपना टूरिज्म पे, कल्चर पे, जानते हो दोनों के बहुत कॉमन है वो। रिलीजियस ट्रैवल देखो, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, राम से रिलेटेड है, रावण से रिलेटेड है, तो उससे भी होगा। एजुकेशनल कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर द बेस्ट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका भी बहुत बेस्ट है मेडिकल सब में। तो दोनों का बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होगा। हाँ देखो, जैसे मैंने कहा है कि कोलंबो में पोर्ट्स लॉजिस्टिक वहाँ पे डेवलप करेगा इंडिया। और जस्ट अभी बताया ना, जो जफना रीजन में है तुम्हारा त्रिनकोलोमलाई पोर्ट और कनकेसंथुराई, जहाँ पे फेरी सर्विस स्टार्ट किया जाएगा वो ऊपर इंडियन काउंटर पार्ट के साथ। देखो फेरी सर्विस तुम्हारा नागापट्टिनम वही कनकेसंथुराई के साथ वो स्टार्ट किया जाएगा, और रामेश्वरम और तलाई मनार के साथ भी किया जाएगा। तो ये एरिया बच्चे लोग तुम लोग को जो दिखाया गया है वो एरिया इसलिए था कि फेरी सर्विस वहाँ पे तैयारी किया जाएगा, और वो श्रीलंका का जो ईस्टर्न प्रोविंस है और जो नॉर्दर्न प्रोविंस है वो दोनों कनेक्ट करेगा, क्योंकि ईस्टर्न प्रोविंस और नॉर्दर्न प्रोविंस में ही हमारे तमिल्स भाई लोग रहते हैं, जिसके लिए आर्टिकल 13 बनाया गया था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अलग बात है कि उसमें जो बोला गया था कि पावर हम इतना डिवैल्यूएशन करेंगे लोकल ऑथोरिटी उसको तमिल्स को, उतना नहीं किया है। तो इस चीज़ को लेकर हमेशा इंडिया मुखर रहा है कि भाई हमारे तमिल्स भाई को दो अधिकार, क्योंकि तमिल्स भाई को कुछ भी दिक्कत होगा तो वो इंडियंस को दिक्कत है ना, तो हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे नेपाल में देखो, नेपाल में कितने हमारे यूपी और बिहार के लोग रहते हैं तराई रीजन में। तो जब वहाँ पे संविधान बना था 2015 में, तो हम वोकल हुए थे कि नहीं हुए, जिसकी वजह से ब्लॉकेट हो गया वहाँ पे। तो उस समय बहुत सारे लोग बोले थे कि किसी भी कंट्री का इंटरनल मैटर्स पे कुछ भी कमेंट नहीं देना चाहिए। अरे गेटिंग मी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, देखो कितना अच्छी बात है कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और अब दोनों कंट्री तुम्हारा प्रिजनर नहीं रहा लेगेसी इशू का, यानी कि अभी हम घिरे नहीं है लेगेसी इशूज़ को लेकर। लेगेसी इशू जानते हो ना। अब लेगेसी इशू का दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो फिशरमैन थे ना, वो मैकेनाइज बोर्ड यूज़ करते थे, जानते हो मैकेनाइज बोर्ड, बड़ा बड़ा बोर्ड है, आधुनिक बोर्ड है, और ये सब कॉर्पोरेट टाइप के हैं। तो ये लोग श्रीलंका के वाटर में चले जाते थे। तो श्रीलंका के वाटर में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ का नेवी उसको पकड़ेगा और जेल में डाल देता था। तो इस चीज़ को लेकर इंडिया को इरिटेट, और इंडिया को भी इरिटेट था कि हमारा फिशरमैन को पकड़ के तुम काहे रखा अंदर, और उन लोगों को भी इरिटेट था कि हमारा वाटर में क्यों आ रहा है। वो लोग पकड़ के रख लेगा तो दिक्कत होगा ना, तो उस चीज़ को लेकर बोलते थे। और उस चीज़ को वो भी बोलता था कि हमारे टेरिटोरी में क्यों आ रहा है, तो उसके लिए वो इरिटेट था। हमारे लिए सबसे बड़ा इरिटेट था कि आखिर तुम आर्टिकल 13 संविधान में लाया अपना संविधान में, तो नॉर्दर्न प्रोविंस और ईस्टर्न प्रोविंस में जो मिलना चाहिए तमिल्स को, जो पावर मिलना चाहिए, वो पावर अभी तक दिया क्यों नहीं। तो इंडिया हार्ट्स में ये उठाता था, और वो फिशरमैन का इशू उठाता था कि तुम्हारा मैकेनाइज बोर्ड है, हमारा वाटर में आ जाता है, हमारा वॉयलेट करता है। तो ये सब लेगेसी इशू था, और हमेशा बातचीत होता था दोनों के बीच में, और एक दूसरे को मतलब टांग खींचा जाता था। मैं ये सब चीज़ खत्म हो गया। इस बार जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं पे भी लेगेसी इशू का बात नहीं है। तो हम मैच्योर रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, समझे। वही सब चीज़ लिखा गया, जितना बताए हैं सब वही चीज़ है, समझे। तो अब देखो, तो इसलिए दिल्ली एंड न्यू दिल्ली एंड कोलंबो, ठीक है ना, बहुत ही मैच्योर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए तो श्रीलंका को हाथ में रखना होगा, क्योंकि श्रीलंका बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेशन पे है कि नहीं, बताओ तो। और जिस हिसाब से इंडियन ओशन में चाइना का जो फोरे जो क्रिएट हो रहा है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए तो बहुत ज़रूरी है। और 10-15 साल से लगभग सब तो पूरा चाइना के इन्फ्लुएंस में ही रहा है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में श्रीलंका के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और उतना ही नहीं, हमारा इंडियन रुपीज़ भी वहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, है ना, यूपीआई सिस्टम वहाँ पे स्वीकार होगा। तो हमारा जो कंट्री का स्टेचर है वो और बढ़ेगा। और इंडिया अपने सॉफ्ट पावर के लिए जाना ही जाता है ना। इंडिया चेक बुक डिप्लोमेसी नहीं खेलता है जैसे तुम्हारा चाइना खेलता है। खत्म कर दिया। आगे देखो इजराइल, देखो कितना गजब बात है कि इजराइल बहुत स्पेशल है। हालांकि इसका लोकेशन मिडल ईस्ट में है, ये वेस्ट एशिया का हिस्सा है ना, उसके बाद भी बहुत स्पेशल है। इसका रीजन है डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, लोकतंत्र है वहाँ पे। जबकि हम वेस्टर्न एशिया में लोकतंत्र का कोई कंसेप्ट ही नहीं देखते। सीरिया वगैरह सब फूटा फूटा डिक्टेटर सब बन गया उधर, है ना। तो देखो ये पेपर GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, ये हिंदू पेपर में आया था 26 जुलाई को स्टूडेंट। तो मामला देखो क्या है। अब देखो इजराइल के जो पार्लियामेंट ने, आप देखो हो क्या रहा है, पहले ये समझो। इजराइल का जो पार्लियामेंट है टोटल मेंबर 120 है, यहाँ पे ध्यान देना, टोटल मेंबर 120 है। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, लंबा समय तक प्राइम मिनिस्टर है, बीच में चले गए थे फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ, उसको अलग अलग पार्टी का वो है,
सपोर्ट है। वहाँ पे कोई भी एक पार्टी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। जिस हिसाब से आपको वोट मिला उस हिसाब से आपको वहाँ पे सीट मिलेगा। तो टोटल 120, और इसके जो गठबंधन का जो सरकार है उसमें 64 मेंबर है। तो देखो ना, 120 को हाफ करोगे तो 60 होता है, और 64 मतलब 60+1 है, वो 60+ आगे है ना वो, तो बहुमत बन गया। मगर कोई बहुत बड़ा बहुमत तो नहीं है, और इसमें भी जो है कोलिशन का सरकार है। तो 64-0 से, बाकी तो वॉकआउट कर दिया, 64-0 से इस बिल को पास किया गया। हालांकि अपोजिशन ने भी विरोध किया है, जो अपोजिशन में है। हालांकि तुम जान के हैरान हो जाओगे कि जो मिलिट्री है वहाँ पे, जो बड़ा बड़ा इंटेलिजेंस, उसने भी विरोध कर दिया इस चीज़ को। तो पूरा सोसाइटी डिवाइड हो गया। अब किया क्या, देखो अब तुम सोचने वाली बात है, पूरा लंबा समझो कि कैसे फ़लस्तीन से वो लैंड लेके वो बढ़ा आगे, और एक अभी बड़ा बोलेंगे बड़ा लैंड हो गया उसके पास। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इजराइल में कि ये लोग को लगता है कि जो जुडिशियरी वो बहुत ही लिबरल है, वो फार लेफ्ट है, और वो कभी कंट्री को आगे बढ़ने नहीं देता है, जो इन लोगों के दिमाग। और ये तो फार राइट है, गवर्नमेंट फार राइट है, मतलब इजराइल फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये लोग का। और ये लोग चाहता है कि किस तरह हम जुडिशियरी में रिफॉर्म्स लाएं, यानी कि जुडिशियरी को चेंज करें, क्योंकि जुडिशियरी बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी कंट्री का। डेमोक्रेसी का जुडिशियरी बहुत पावरफुल है कि नहीं है। तुम कल ही का एग्जाम्पल देख लो, अब जो राहुल गांधी के ऊपर जो सज़ा था वो ख़त्म हो गया ना, उसको बरी कर दिया गया। अब यही 12th में पढ़ोगे कुछ दिन बाद। तो जुडिशरी कितना कुछ कर सकता है कहने के मतलब, और ये पॉसिबल लोकतंत्र में ही है। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारा लॉ बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए तो जुडिशरी के पास जाएगा, तो बहुत सारा लॉ नल एंड वॉइड हो जाता था। तो इस चीज़ को लेकर भी गुस्सा है इसको। अब इसको किसी भी स्थिति में गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का वो लैंड ऑक्यूपेशन चाहिए इसको, ताकि वो अपना सेटलमेंट, इजरायली सेटलमेंट बढ़ा सके, कंट्री बड़ा बना सके। जुडिशरी ये करने नहीं देगा, बात समझिए। और जुडिशरी में जो है वो तुम्हारे लिबरल वाले लोग सब है, लिबरल वाले लोग को ये देखना नहीं चाहता है। अब पहले क्या था स्टूडेंट की जुडिशरी को, जैसे अभी हमारा इंडिया में जुडिशरी को अपॉइंट करने का तरीका क्या है, कॉलेजियम सिस्टम, जहाँ प्रेसिडेंट भेजता है, मगर उसमें है तो जजेस ही लोग हैं। अब पहले भी क्या था कि बार काउंसिल के मेंबर ज़्यादा थे, और यहाँ पे थे मिनिस्टर लोग भी थे, मगर पावर ज़्यादा था तुम्हारा बार काउंसिल का, यानी कि जुडिशरी का ज़्यादा पावर था जुडिशरी को अपॉइंट करने के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया। अब यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी कि जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होगा चुनने के लिए, तो वहाँ आपने वो एक चेंज किया, यानी कि आप चाह रहे हो कि जुडिशरी आप अपने हिसाब से चुनो, इसलिए कमेटी में आपका मेंबर बढ़ा दिया आपने, एग्जीक्यूटिव अपना मेंबर बढ़ा दिया, पहले स्ट्रक्चर को धराशायी करके। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी इजराइल का पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होगा स्टूडेंट, तो इसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा बात है ना, तो जुडिशरी बैठा किस लिए है फिर। तो इसी चीज़ को लेके इतना बड़ा आंदोलन हो गया वहाँ पे। और एक तो देखो इजराइल ने शुरू से ऑक्यूपेशन किया है, तो इस चीज़ को लेके भी दिक्कत होता है सबको, मगर खाली उसका डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल के वजह से उसका इतना बड़ा नाम है कि इजराइल डेमोक्रेसी रहने के बाद इतना आगे बढ़ा है। हालांकि उसने भी बहुत गलती किया है। इंटरनेशनल स्टेजर में देखोगे एग्रेशन दिखाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, और उसके बावजूद भी चूँकि डेमोक्रेसी है उस कंट्री में, इसलिए बहुत इज्जत है। और देखो साइबर सिक्योरिटी में 1 नंबर, इजराइल 1 नंबर साइबर सिक्योरिटी में है ना। वहाँ पे जो क्रॉप्स है, वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप्स पे भी काम किया है, यानी कि माइक्रो इरिगेशन पे बेजोड़ काम किया है उसने, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इस पर बहुत ही बेजोड़ काम किया है। इनफैक्ट पूरा दुनिया सीखता है उससे, है ना। सिक्योरिटी में सबसे आगे है, इंटेलिजेंस में सबसे आगे है, साइबर सिक्योरिटी में सबसे आगे है वो, और बहुत सारा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है वो। तो ये सबसे आगे तो है, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए क्या है, तुम्हारा मिडल ईस्ट में डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स को आगे बढ़ाना। अब यही डेमोक्रेसी वाला जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यदि वही धराशायी हो जाए तो किरकिरी होगा इजराइल का। इनफैक्ट यूएस ने भी इंटरवीन किया, बोला गलत बात है, ठीक करो अपना, जबकि यूएस से कुछ बोलता नहीं है इजराइल को जनरली। आर यू गेटिंग मी, पूरा सोसाइटी डिवाइड हो गया है इस चीज़ को लेकर। तो बात समझो यहाँ पे कि जो लॉ मेकर्स, जो पार्लियामेंट्रियंस है वहाँ का, उसने कहा है कि अब जजेस वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता गवर्नमेंट का डिसीजन, यानी गवर्नमेंट का जो लॉ वगैरह है, एग्जीक्यूटिव का जो पावर है, या जो पार्लियामेंट लॉ बना के भेजेगा, उस चीज़ को अनरीजनेबल बोल के उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता है। यानी कि पार्लियामेंट का बात सर्वोपरि, एग्जीक्यूटिव अपना जो काम करे वो सर्वोपरि। इससे पहले हुआ क्या था स्टूडेंट की एक अपॉइंटमेंट किया गया था, तुम्हारा जो अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, उसमें एक मिनिस्टर का, बढ़िया सुनो अच्छे से, प्रेजेंट गवर्नमेंट में एक अपॉइंटमेंट हुआ था, प्रेजेंट गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था, बट इस चीज़ को नल एंड वॉइड कर दिया, बोला कि गलत बात है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस।
तो जुडिशरी बीच में इंटरवीन करके वो मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट खत्म कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर भी खुन्नस होगी कि बताओ जुडिशरी को आने की क्या जरूरत था। मैं जुडिशरी आके बोला कि भाई इसके अगेंस्ट बहुत केसेस है, कैसे इसको मिनिस्टर बने देंगे आप। तो ये चीज़ इसको गुस्सा है। इन लोगों को लगता है कि डे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे को लगता है, एग्जीक्यूटिव को लगता है कि भाई पूरा लिबरल अप्रोच है, ये अप्रोच से तो हमारा इजराइल बहुत बड़ा बनेगा नहीं। और बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा था ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है, अभी हम तो बहुत कुछ सोचे हैं। तो जब इस तरह का तुम एज ए पीएम दोगे तो बहुत बड़ा रिपरकशन पड़ेगा। ठीक है, समझो यहाँ पे प्रोपोनेंट जो है, जो मानते हैं इस बात को कि सरकार ने सही किया, तो डिबेट तो होगा ही ना, कई लोग तो मानेंगे कि सही है। जो इस तरह का विचारधारा रखने वाले हैं, जो डेमोक्रेसी में विचारधारा नहीं रखते हैं, जिसको लगता है कि सरकारी ठीक है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि जरूरी है, क्योंकि जजेस को एक्सेसिव पावर देने की क्या जरूरत है। जजेस क्यों तुम्हारा नल एंड वॉइड करे, जजेस क्यों किसी का अपॉइंटमेंट रोके। ठीक है, एक्सेसिव पावर क्यों, जजेस तो तुम्हारा अनइलेक्टेड है, तो सही तो कर रहा है, जजेस को पावर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। मगर जो क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स समझ रहे हो, जो क्रिटिक्स है वो बोलता है कि नो, गवर्नमेंट तो इस हिसाब से करेगा तो जो कोर्ट का ओवरसाइट पावर है वो तो खत्म हो जाएगा फिर। अब जुडिशरी का ओवरसाइट पावर होना जरूरी है कि नहीं है। अब पूरा तुम्हारा जो गवर्नमेंट है वो करप्शन में चला जाएगा और इनअप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा था जिसको नलीफाई किया है, तो वो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, आप देखो जो प्राइम मिनिस्टर का जो बेंजामिन नेतान्याहू का जो एफर्ट है, इसने कहा है कि हम रीबैलेंस करना चाहते हैं, समझे। जो पावर जो मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, जो पार्लियामेंट को जो पावर मिलना चाहिए था, उस पावर को फिर से हम ला रहे हैं इस बिल के थ्रू, हाँ इस एक्ट के थ्रू। बात समझे, ये बेंजामिन नेतान्याहू का स्टेटमेंट है। हाँ देखो क्या हुआ। प्रेजेंट कोलिशन, जो अभी प्रेजेंट कोलिशन है ना, 64 उसका मेंबर है, उसमें कौन सा पार्टी है, राइट विंग, देखो राइट विंग है ये सब, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी, सब राइट विंग के साथ ही मैच करेगा। तो इसने कहा कि लेजिस्लेशन जो लाए हैं वो गवर्नमेंट और जुडिशरी को बैलेंस करने के लिए लाए हैं हम लोग। 64-0 से हुआ है। अब बाकी जो 56 मेंबर होंगे वो सब वर्कआउट कर दिए, वो नहीं, वो अपोजिशन में है। बात समझे ना। तो अब देखो ये इसलिए इस तरह का किया गया क्योंकि हमेशा से तुम्हारा फ्रिक्शन होता है जुडिशरी के बीच में। अभी जस्ट बताए हैं, हमेशा दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है ना। अब ये चाहता क्योंकि बेंजामिन नेतान्याहू का जो फार राइट एलाइज है, जितना भी तुम्हारा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी सब, ये जुडिशियल का जो पावर है उससे खुश नहीं है। इसको लगता है कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव पावर मिला है इसको, समझे। तो यही सब चीज़ को ठीक करने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो यहाँ देखो अब इस चीज़ को लेके इतना बड़ा बिल आया, एक्ट बना, है ना, पूरा सोसाइटी पूरा डिवाइड हो गया इस चीज़ को लेके। तो इजरायली सोसाइटी पूरा डिवाइड है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे अब देखो, एक तो इमेज इजराइल का इतना बेहतरीन कि मिडल ईस्ट में एकमात्र कंट्री है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रहा है। तो इससे भी पूरा दुनिया में एक क्रेडिबिलिटी इसका और जनरेट होता है। मगर अब वो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है उसको यदि डाइल्यूट करेगा तो क्या मैसेज जाएगा, आर यू गेटिंग, नंबर वन। दूसरा क्या है कि इस चीज़ को लेकर इजराइल की सोसाइटी बहुत ही डिवाइडेड हो गए। इनफैक्ट सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेज जैसे मोसाद सब हो गया बड़ा, इसने भी विरोध किया है इस चीज़ का, विरोध किया, बोला गलत बात है, तुम गलत कर रहा है। इनफैक्ट जो मिलिट्री लोग सब उसने भी अपोज किया है इस चीज़ को, क्या कि देखो लोकतंत्र के लिए बाबू सड़क पर उतर जाएगा ये लोग, बहुत डेंजर है इजरायली लोग सब। ठीक है, सोचो ना कि मिडल ईस्ट में रह के डेमोक्रेसी वो बहाल किया है तो कैसा सोच होगा। हाँ, यूएस ने भी इस मूव को गलत बताया, बोला बहुत अनफॉर्चुनेट मूव है तुम्हारा, ठीक करो इसको। ठीक है, इनफैक्ट 4 बिलियन पैसा खर्च हो चुका है अभी तक, जो भी इतना तबाह हुआ है ना ये राइट्स में, ये जो दंगा उंगा में या फिर जो प्रोटेस्ट में, लगभग $4 बिलियन जा चुका है स्टूडेंट। और देखो तुम जान के हैरान हो जाओगे कि इजराइल में लगभग 10 से 11% ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा हाईटेक सेक्टर में इंगेज्ड है। तभी तो इजराइल इतना महान है। हाईटेक सेक्टर समझते हो, बहुत भयंकर पढ़ा लिखा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला, पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला, सिक्योरिटी में साइबर एक्सपर्ट, ये सब लगभग 10-11% है जनसंख्या उसका, इजराइल का। अब इस तरह का लाएगा तो ये लोग छोड़ देगा, माइग्रेशन हो जाएगा, तब तो इजराइल कहेगा इजराइल फिर। यही 10-11% की वजह से तो इजराइल इतना नंबर 1 है कंट्री। तो 11 लिखा गया कि इजराइल में 11% लोग ऐसे हैं जो हाईटेक सेक्टर से जुड़े हैं और ये लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं। बोला गलत कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, गलत है ये। अब तो ये आदमी लोग तो इम्पोर्टेंट है इजराइल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लोग जब प्रोटेस्ट में शामिल हो गया तो मामला बहुत बड़ा हो गया ना। इधर इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री, वो भी बोला कि गलत कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ से यूएस का भी अपना ही है। हाँ, एक अलग बात है, प्रोपोनेंट्स लोग भी है, वो अलग बात है, और सोसाइटी पूरा डिवाइड हो चुका है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे देखो इजराइल स्पेशल है कि नहीं है, वही बार बार वही लिखा गया कि इजराइल स्पेशल है क्योंकि उसका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है वहाँ पे, है ना। मगर इस हिसाब से डेमोक्रेसी को ख़त्म करना,
अब जैसे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफडीआई एफपीआई के फॉर्म में वो भी कम हो जाएगा। डिक्टेटर वाला कंट्री में नहीं जाता है बाबू, क्योंकि वहाँ पे गोपनीय रहता है चीज़। देखो चाइना में कोई बिलीव करता है, तो फिर कहीं क्या भरोसा, यही स्थिति हो जाए और जो बीच में गैप है उस गैप में यदि नॉन स्टेट एक्टर फिलअप कर दे तो दिक्कत हो जाएगा ना। हो सकता है वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, एक तो ऐसे ही मिडिल ईस्ट में है बाबू, हर जगह ही टेररिस्ट घूम रहा है। और इस तरह का यदि डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाए तो जो गैप होगा, पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, हो सकता है नॉन स्टेट वहाँ पर पनप जाए, नॉन स्टेट एक्टर, तो इससे दिक्कत हो सकता है, समझे। तो इसलिए सोचना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू को और अपना डिसीजन को बैक करना चाहिए। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। 276 देखो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हिंदू पेपर में आया था 26 जुलाई को। देखो मामला क्या है, गिग वर्कर्स को लेके। गिग वर्कर जानते हो जो ओला ओबर के साथ जुड़ा रहता है ना, डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, सब गिग वर्कर्स है, क्योंकि ये पार्ट टाइम, ये लोग को फ्रीलांसर कहा जाता है। फ्रीलांसर मतलब पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग सब फ्रीलांसर कहा जाता है, समझे ना ये। और इन लोगों का स्टेटस ही फिक्स नहीं है, कई कंपनी कहता है कि ये हमारा पार्टनर है, ठीक है, कई कंपनी कुछ बोलता ही नहीं है इसके बारे में, तो इसका स्टेटस ही फिक्स नहीं है। तो पहले पूरा इंडिया का देखते हैं, लगभग 77 लाख तुम्हारा इंडिया में गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब ये ऑफिशियल डेटा है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा होगा, कई लोग तो होगा पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो ऑफिशियल डेटा है, कह सकते हो कि जो ऑर्गेनाइज डेटा है उसमें बताया गया 77 लाख और गिग वर्कर्स लोग इन्वॉल्व हैं। और आने वाले समय में जिस हिसाब से संख्या बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इसका डिमांड बढ़ रहा है, एक तो ई कॉमर्स साइट का डिमांड बढ़ रहा है ना, जो आदमी पहले नहीं मंगवाता तो वो भी मंगवा रहा है, तो गिग वर्कर्स का ही काम ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो 2019 और 2029 और 30 आते आते ये संख्या 2.3 करोड़ का हो जाएगा, लेकिन लगभग 2.5 करोड़ का संख्या होने वाला है। तो जब इसके ऊपर अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे फिर? ये तेज़ी से बढ़ रहा है और एक सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम होता है। ये लोग को शुरू में बोलता है कि पैसा खूब देंगे, बाद में ओवर टाइम भी काम करवा देता है, पैसा भी कम देता है, और इसके लिए बोलने वाला कोई है भी नहीं ना। इसमें यूनियन, इसमें ना कोई वो वाला यूनियन वाला ट्रेड वाला है, जैसे होता है ना इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन होता है, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कौन देखे इसको? तो इस लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान जो बिल ला रही है वो वेलकम मूव है। और राजस्थान कैसे इम्प्लीमेंट करती है तो उस चीज़ को बढ़िया से सेंटर भी देख रहा है, और यदि सही से करती है तो सेंटर भी हो सकता है कि अपना नेशनल लेवल पे ला दे कोई बिल, या फिर दूसरा स्टेट भी ला दे, ताकि गिग वर्कर्स का प्रोटेक्शन हो। अरे गेटिंग में समझ पा रहे हो तुम लोग? जिस हिसाब से मोबाइल ऐप में देखते हो ना, मोबाइल ऐप तुम लोग डाउनलोड कर लेते हो, है ना, ऊबर, जैसे ऊबर हो गया एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, फूड डिलीवरी के लिए, है ना, स्विगी वगैरह जो है तुम्हारा, फ्लिपकार्ट देखो, फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी वगैरह, मेडिसिन वगैरह आ रहा है। कोविड के टाइम में जानते हो कि ये तो पूरा संकट मोचक बन के काम आया था, क्योंकि कोविड के टाइम आप निकल नहीं सकते हो, यही लोग घर घर आ रहा था खाना देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए। तो इनफैक्ट देखो ये जो शब्द है गिग वाला चीज़, ये आया है तुम्हारा गैज म्यूजिशियंस, ठीक है, वहाँ से आया है। मतलब जो परफॉर्म करता था एक प्री डिटरमाइंड फीस के लिए, मतलब पहले से कोई फीस फिक्स है, उसके आधार पर जो काम करता था, तो उस समय उसको गिग्स कहते थे, और वहीं से वो चीज़ उठाया गया, और इसलिए हम कहते हैं कि जो प्री डिटरमाइंड फी पे काम करता है वही गिग वर्कर्स है। इसका थोड़ा हिस्ट्री बता रहे हैं। आगे देखो गिग इकोनॉमी, देखो यहाँ पे देखो बहुत आसान, ये फ्लेक्सिबल जॉब है स्टूडेंट, हाँ बहुत फ्लेक्सिबल। अब ये नया बिजनेस भी तो है, पहले ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अभी जो दौर है स्मार्टफोन का दौर है ना, मोबाइल फ़ोन है, कहीं पे भी तुम ऑर्डर कर दो कुछ भी, इसलिए इस तरह का बढ़ रहा है। फ्लेक्सिबल वर्कर्स है ना, कभी भी इसको हायर कर सकते हो, फायर कर सकते हो। ये सभी पार्ट टाइम वर्कर्स है, फ्रीलांसर्स है, फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है ये लोग, है ना, इसलिए कंपनी के लिए भी बड़ा आसान होता है, इसको आज हायर करो कल फायर कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, समझे। और जानते हो कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं, जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में लेबर का कमी है क्या, 140 करोड़, और ज़्यादातर हमारे अनस्किल्ड भाई लोग सब हैं। अब अनस्किल्ड होंगे तो क्या करेंगे? बस उनको बाइक चलाने आता है, बोलेगा ठीक है हम पिज़्ज़ा डिलीवरी कर देंगे, तो वो भी कमा तो रहा है, मगर शोषण कितना हो रहा है तो वो भी तो विषय है, बात समझे। हम फुल टाइमर्स नहीं होता, बच्चे लोग फ्रीलांसर होते हैं, और बहुत सारे पीपल है, वर्कफोर्स हमारा बहुत अनस्किल्ड है। तो गिग इकोनॉमी जानते हो और सस्ता हो रहा है, क्योंकि 100 आदमी है, 100 आदमी बोल रहा है कि हम पिज़्ज़ा डिलीवरी कर सकते हैं, तो दाम तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, उसका सैलरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा स्टूडेंट, बात समझे ना। तो देखो पहले क्या था, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या था कि फुल टाइम वर्कर्स होते थे, तो फुल टाइम वर्कर्स का मतलब क्या, उसका सिक्योरिटी अच्छा होगा, उसका लाइफ टाइम कैरियर होगा, है ना, वो बढ़िया से करेगा, पेंशन मिले नहीं मिले कम से कम 60 साल 65 साल तक तो करेगा ना वो। मैं ये ऐसा कुछ नहीं है, नो एंट्री बैरियर, आराम से कुछ भी, इसको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आ जाओ आराम से,
है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। हाँ, अट्रैक्टिव इनकम एट इनिशियल पॉइंट, शुरू में जब आओगे तो अट्रैक्टिव इनकम देगा आपको, बाद में ठग लेगा आपसे, बाद में पैसा नहीं देगा उतना, स्किल का भी जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि गिग इकोनॉमी में लोग सब ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। हाँ, भारत सरकार ने 4 कोड लाया था इससे पहले 2020 में, और उसमें एक ये भी कोड था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जहाँ बात किया गया था कि पहली बार बात किया गया इंडिया में कि गिग वर्कर के लिए भी सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। 4 कोड लाया था, लेबर कोड था, तो 4 था, उसमें एक जो था ये था, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इम्प्लीमेंट कब होगा ये भी बड़ा सवाल है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले यदि राजस्थान बहुत बेहतरीन कर दिया तो इम्प्लीमेंट करना और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आखिर क्या क्या प्रॉब्लम है गिग वर्कर्स को। एक तो देखो बाबू, खूब शुरू में खूब बेनिफिट दिखाएगा इनिशियली, जब अंदर चला जाएगा तो बाद में शोषण होता है इन लोग का। दूसरा क्या है कि जो प्रॉमिस करता है जो रियलिटी, दोनों में बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, प्रॉमिस करेगा इतना देंगे उतना देंगे, अंदर जाओगे बहुत तरह का काम होता है, रात को भी खटा रहा है, दिन में भी खटा रहा है, लीव भी नहीं दे रहा है। तो एक तरह से मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। देखो ना, एक मूवी आया था कपिल शर्मा का, उसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है, समझे। एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन तो नहीं मिल रहा है इन लोग को, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, समझे। लेबर लॉस यहाँ पे अभी तक लेबर लॉ कोड ही ने बनाया है, अप्लाई कहाँ हुआ अभी तक। तो इसका यदि शोषण भी होता है तो कहीं जा नहीं सकता है ये लोग। स्टेटस क्लियर नहीं है, कई कंपनी कहता है कि हमारा पार्टनर है, पार्टनर कहेगा तो चलो ठीक है, मैं कई जगह पे तो इसका स्टेटस भी फिक्स नहीं है। अब क्या बोला जाए, आप सोचो, अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मत सोचो कि कहीं मान लो कि शादी ब्याह के लिए आए घर में, उसका स्टेटस कितना खराब हो जाएगा। लड़का क्या करता है तो पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है, और अभी तुम ही लोग देखो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला आदमी लोग होगा तो उसको किस नज़र से तुम लोग देखते हो। एक तो अच्छे से बात भी नहीं करते हो, है कि नहीं, बताओ। तो एक तो स्टेटस का कमी है बेचारे लोग का, हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, सुबह से लेके काम कर रहे, दौड़ रहे इधर उधर, है ना। सोशल मीडिया में भी आ ही जाता है इन लोग का दुख सब। उसका इनकम भी वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ तो उस समय जितना ज़्यादा डिलीवरी किया उतना उसको पैसा मिल रहा है। कहीं ऐसा भी टाइम होगा कि जहाँ पर उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा। और दूसरी बात है लीव एंड ट्रेड एंड योर इनकम ट्रेड ऑफ। कई बार तो आप उसको घंटों घंटों काम करवा, 3 बजे तक बेचारा डिलीवरी कर रहा है, बताओ, लीव उसको नहीं मिल रहा है ठीक से। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा फिर गिग वर्कर्स का, तो परेशान तो होगा ये लोग। तो आगे देखो, गिग इकोनॉमी इज नथिंग, गिग इकोनॉमी और कुछ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है बाबू, बहुत कम मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल है कि नहीं, बताओ। तो कभी भी हायर एंड फायर कर सकते हो इसको। अब बेचारे गिग वर्कर्स को तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। एक तुम्हारा हैदराबाद का स्टडी है, उसके हिसाब से बोला गया कि लगभग 60% जो गिग वर्कर्स है हफ्ता में बच्चे लोग 7 दिन काम करते हैं। तो फिर छुट्टी कहाँ मिल रहा है ये लोग को। यदि हफ्ता में 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगा तो परिवार से कैसे फिर ये, तो परिवार के साथ कैसे रिलेशन बना पाएगा। और यदि परिवार के साथ रिलेशन नहीं बना पाएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ नहीं रहेगा, तो फिर मेंटली स्टेबल नहीं रह सकता, समझे। तो फैमिली के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखते हो ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन 5 दिन बहुत मेहनत करेंगे, 2 दिन अपने फैमिली के साथ रहेंगे। क्यों, वो माइंड को बैलेंस करने के लिए फैमिली के साथ रहना भी जरूरी है। देखो ना, अब इस स्टडी के हिसाब से पता है 7 दिन में 7 दिन काम कर रहा है वो, 7 डेज ही काम कर रहा है, समझे। अब देखो कंप्लेन, देखो उसका मोस्ट ऑफ देम कंप्लेन ऑफ ड्रॉप। देखो अधिकतर ने वो जो भी स्टडी है, अधिकतर ने कहा है कि शुरू में तो बोलता है कि खूब पैसा देगा, मैं बाद में खटवा भी लेता है, बहुत मेहनत भी करवा लेता है, पैसा भी नहीं देता है, बहुत गैप है, समझे। तो अभी यहाँ देख सकते तो प्रोटेस्ट भी हुआ था इस प्लेटफॉर्म, उबर ओला के अगेंस्ट प्लेटफॉर्म भी हुआ था स्टूडेंट। और अभी तक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है कि आखिर ग्रीवांस लेके जाए तो जाए कहाँ गिग वर्कर्स, अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको कहाँ मिलेगा। ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ था आफ्टर कोविड-19 के टाइम का बात है। यहाँ पे देखो, तो इस बीच में ऐसे परिस्थिति में एक कोई लीडर स्टेट है जो ला रहा है बिल। तो पहले तो सराहनीय होना चाहिए राजस्थान का, भले ही इलेक्शन हो नहीं हो दूसरा विषय है। इलेक्शन तो बहुत सारा स्टेट में है स्टूडेंट, नहीं बहुत सारा स्टेट में है, बिहार में भी होगा अगले साल, यूपी में भी होगा लोकसभा का चुनाव। तो बाकी स्टेट कहाँ साहस कर पाया। तो इसलिए पहले तो अप्रिसिएशन राजस्थान को भी बनता है, समझा। अब इसमें कहा गया कि जितने भी गिग वर्कर्स है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका नाम वगैरह रजिस्ट्रेशन होगा सरकार के पोर्टल पे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे। और जो एग्रीगेटर्स है, नहीं ओला, उबर, ई-कॉमर्स साइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, समझे, इसका किया जाएगा। हाँ, एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा स्टूडेंट, एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड में सब रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सब स्टेक होल्डर, कुछ गिग कम्युनिटी वाले लोग भी होंगे उसमें। आखिर मामला तो गिग वर्कर्स का ही है, तो गिग कम्युनिटी से होंगे ना, जो बोलने वाले जो आदमी होंगे वो वहाँ पे जाएंगे,
एक तुम्हारा एग्रीगेटर ओला और उबर का भी आदमी जाएगा, और प्लस एक सरकार से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, IAS IPS टाइप के लोग सब। तो इस तरह का बोर्ड बनेगा, समझे। इसमें कहा गया कि एक हो सकता है फीस लगाया जाए एग्रीगेटर के ऊपर, ओला और उबर फ्लिपकार्ट के ऊपर। मान लो कि एग्जाम्पल में बताता हूँ कि लेट से तुमने 100 रुपये का आइटम कुछ ऑर्डर किया है, स्विगी से तुम 100 रुपये का खाना मंगवा रहे हो, तो कम से कम वहाँ से 1 रुपया कट के तुम्हारा इसमें चला जाना चाहिए, ये फंड में चला जाना चाहिए, और 1 रुपया बाद में एज अ सोशल सिक्योरिटी के रूप में काम करो गिग वर्कर्स के लिए। सही है ना ये स्टेप? सही स्टेप है ये। मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आप 1 रुपया का बात करो, क्या भरोसा बाद में तुम कंज्यूमर सही हो ना सुनो, क्या भरोसा 101 रुपया कर दे और 1 रुपया एक्स्ट्रा कंज्यूमर से ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये एग्रीगेटर से कटना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट को, ऐसे ऑथर ने सुझाव दिया है। आर यू गेटिंग में? समझ पा रहे हो तुम लोग ना? तो फी लेविड होना चाहिए ओला और उबर के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट को स्पष्ट करना चाहिए, फंड बनाना चाहिए गिग वर्कर्स के लिए, ताकि इसका सिक्योरिटी हो सके, है ना। इसलिए स्टूडेंट ये करना बहुत ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैसे जिसका हार्श कंडीशन है, बहुत ही हार्श कंडीशन है ना, बेचारे लीव में नहीं है, 3 बजे काम कर रहा है, रात को 2 बजे काम कर रहा है, सुबह 5 बजे काम कर रहा है, तो ऐसे हार्श कंडीशन को कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके लिए भी काम होना चाहिए। सही बात है ना, उसके लिए भी बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो इंटेंट एंड अप्रोच तो सही है, समझे। इंटेंट यानी कि बिल का इंटेंट तो दिख रहा है कि हाँ करना चाहता है, बस सबसे बड़ा सवाल या निशान है एग्जीक्यूशन। कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे ऑन द ग्राउंड लेवल। बिल में तो बहुत कुछ लिखा गया है, तो राजस्थान बोल तो रहा है कि हम कॉर्पस बनाएंगे, है ना। कॉर्पस बनाएंगे मतलब वही फंड बनाएंगे और लेंगे, बट सबसे बड़ी बात, हाँ रजिस्ट्रेशन भी करेगा, ये भी बहुत बढ़िया बात है। बस सबसे बड़ी बात है कि ये बोला नहीं गया कि वो कॉर्पस क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए ही होगा। अब देखो होता क्या है, सरकार लोग ना बहुत चालाक है। सरकार लोग क्या करती है कि कॉर्पस ले लेती है सोशल सिक्योरिटी के नाम पे और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी लाइक सेस जिस चीज़ के लिए कलेक्ट होता है उस चीज़ के लिए खर्च होता है ना, तो ऐसे होना चाहिए। जैसे 1% तुम ले रहे हो एग्रीगेटर से, तो ये तुम्हारा एज अ सोशल सिक्योरिटी के रूप में गिग वर्कर्स पे ही खर्च होना चाहिए, बाकी जगह खर्च नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, दूसरे चीज़ के लिए वो डाइवर्ट ना हो, बात समझे ना। और एट द सेम टाइम ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो हम पैसा ले रहे हैं वो हम कंज्यूमर से नहीं लें, वो हम एग्रीगेटर से ले रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेटर तो खाली बैठ कर मिडल मैन है, वो तो बस अपना ऐप से ही पैसा कमा रहा है, कुछ कर रहा है थोड़ी, करने वाला होटल है और कंज्यूमर यहाँ कंज्यूमर है, बीच में वो मीडिएटर है, तो मीडिएटर कितना कमा रहा है बताओ। तो इस चीज़ का भी सुनिश्चित किया जाए, इस चीज़ पे भी एग्जीक्यूशन किया जाए कि जो अलग से जो पैसा लिया जा रहा है वो एग्रीगेटर से लिया जाए और वो जाके तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी के कॉर्पस में जमा हो, तब वो पैसा फिर बाद में गिग वर्कर्स के एज अ सोशल सिक्योरिटी के रूप में यूज़ हो या एज अ पेंशन के रूप में यूज़ हो। यही एसेंस है इस एडिटोरियल का। दैट्स इट।